हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन अड्डा में। तो डेट है आज की 6 नवंबर। एंड सॉरी फॉर द डिले गाइस, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो ये लेक्चर थोड़ा लेट शूट हुआ है। खैर, शुरू करते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स के साथ। पहली खबर है हमारी। कर्नाटक राज्य में बेंगलोर के आसपास जीका वायरस का एक मेजर आउटब्रेक देखा गया है। कहाँ पर? चिक्काबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट में। चिक्काबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट की 6 अलग अलग लोकेशंस पर क्या हुआ है, वहां के जो मच्छर हैं उनमें जीका वायरस का संक्रमण पाया गया है। सैंपल्स वर कलेक्टेड फ्रॉम 6 डिफरेंट लोकेशंस इन द डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? चिक्काबल्लापुर। ठीक है, देख लेते हैं जीका वायरस के बारे में। तो ये एक मच्छर से फैलने वाली बीमारी है, फ्लैवी वायरस डिसीज है। कौन सी है? मच्छर से फैलने वाली एक इन्फेक्टेड डिजीज है। इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन युगांडा इन मंकीज इन द ईयर ऑफ 1947। 1947 में एक अफ्रीकी देश है युगांडा, वहां पर ये पाया गया था सबसे पहले। किसमें? वहां के मंकीज में, यानी कि बंदरों में। This viral disease is transmitted through the bite of an infected Aedes mosquito, which is also known to transmit the infection of dengue and chikungunya disease. तो आप सभी समझ चुके होंगे ये कौन से मच्छर के काटने से फैलता है। तो एक मच्छर होता है एडिस इजिप्टी, उसके काटने से ये बीमारी फैलती है। और इसी मच्छर के काटने से ही डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां भी फैलती हैं। तो अगर देखा जाए तो डेंगू, चिकनगुनिया एंड जीका वायरस, इन सभी का सोर्स एक ही है। क्या? एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। अगर हम बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया कौन से मच्छर से फैलता है? बताओ। वेरी गुड, सही जवाब दिया। एनाफ्लीज फीमेल मॉस्किटो से फैलता है मलेरिया। और जीका, डेंगू और चिकनगुनिया किससे फैलता है? एडीज इजिप्टी नाम के मच्छर से। ठीक है, अभी तक इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं खोजी गई है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं उनके आधार पर इसका इलाज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को बुखार आया है तो उसको बुखार की दवाई दी जाएगी। किसी को अगर इस वायरस की वजह से सर दर्द है तो उसकी दवाई इसको दी जाएगी। लेकिन अभी तक मेनली जीका वायरस का कोई टीका निर्मित नहीं हो पाया है। अगली खबर है हमारी एनकोर सॉफ्टवेयर। किसने बनाया है सॉफ्टवेयर को? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। क्या? एक इन हाउस सॉफ्टवेयर है एनकोर नाम से। अगर देखा जाए तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। नाम से समझ में आ रहा है कि एक रियल टाइम इन्वायरमेंट में कम्युनिकेशन को और बेहतर बनाना, ये इसकी फुल फॉर्म है। किस लिए बनाया गया है? फॉर कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन एंड कैंडिडेट थ्रू इनकोर। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या होगा? जो पूरा इलेक्शन है उसका ढंग से प्रबंधन, ठीक से मैनेजमेंट हो पाएगा। ठीक है, यह सॉफ्टवेयर रिटर्निंग अधिकारियों को उम्मीदवारों के नामांकन, शपथ पत्र, मतदाता गणना और परिणाम और डाटा प्रबंधन करने हेतु सुविधा प्रदान करेगा। तो यानी कि जब कोई उम्मीदवार नामांकन करता है वहां से लेकर के जब चुनावों का रिजल्ट आता है तब तक का पूरा डेटा प्रबंधन इससे अच्छे से मैनेज हो पाएगा। किससे? एनकोर सॉफ्टवेयर से। किसने बनाया है ये? किसने बनाया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितने मेंबर्स की बॉडी है? 3 मेंबर बॉडी। ठीक है, ध्यान रखनी है ये बात आपको। अगली खबर है
मनोरंजन मिश्रा जी के बारे में। तो ये हैं आपके मनोरंजन मिश्रा जी, किसने चर्चा में है? रिसेंटली आरबीआई का इनको कार्यकारी निदेशक बनाया गया। आरबीआई का मतलब हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत में जो बैंकिंग निकाय हैं उनका जो सबसे नियामक बॉडी है वो कौन है? आरबीआई। रिसेंटली मनोरंजन मिश्रा अपॉइंटेड एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। ही हैज ओवर 3 decades एक्सपीरियंस इन द आरबीआई एंड द करेंसी मैनेजमेंट। तो आरबीआई के अंदर इनको कितने सालों का एक्सपीरियंस है? लगभग 30 सालों का करेंसी मैनेजमेंट में, और जो एनबीएफसी जो होती है उनके मैनेजमेंट में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। यह भारत का सर्वोच्च केंद्रीय बैंक और भारतीय बैंकिंग सिस्टम का सर्वोच्च नियामक निकाय है, यानी कि रेगुलेटरी बॉडी है। हाईएस्ट कौन बैंकिंग सिस्टम की? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आया था उसके थ्रू इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। ठीक है। इसके करंट गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। 25वें गवर्नर हैं इसके शक्तिकांत दास जी। अगली खबर है, एक आइलैंड है जो हमेशा चर्चा में रहता है, गालापागोस आइलैंड। उसी आइलैंड में 2 नई प्रवाल भित्तियों की यानी कि कोरल रीफ्स की खोज की गई है, और साथ ही साथ उसमें 2 समुद्री पर्वतों की खोज भी की गई है। देख लेते हैं। हाल ही में गालापागोस द्वीप समूह में 2 नए प्रकार की प्रवाल भित्ति और 2 नए अनखोजे समुद्री पर्वतों की खोज की गई है। प्रवाल भित्ति आप सभी इसके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते तो आपको रजनी मैम ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में पढ़ाएंगी। गालापागोस आइलैंड के बारे में देख लेते हैं। तो ये एक द्वीपों का समूह है, यानी कि ये क्या है? एक आर्कीपेलागो। आप बताइए आर्कीपेलागो में और आइलैंड में क्या फर्क है? एनी आइडिया? आइलैंड होता है एक द्वीप, और आर्कीपेलागो में आते हैं अगर बहुत ढेर सारे आइलैंड्स हैं तो उनको इकट्ठा करके उसको बोलते हैं आइलैंड ग्रुप, यानी कि आर्कीपेलागो, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्वीप समूह। तो गालापागोस क्या है? एक आर्कीपेलागो है क्या? गालापागोस द्वीप समूह। द्वीपों का एक समूह जो कि प्रशांत महासागर में इक्वेडोर देश से लगभग 972 किलोमीटर या कह सकते हैं 600 मील की दूरी पर है। किस तरफ? पश्चिम की तरफ। कहाँ पर? इक्वेडोर के पश्चिम में 970 किलोमीटर की दूरी के आसपास है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। 19 द्वीपों का एक द्वीप समूह है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अंडर सी वाटर बायोडाइवर्सिटी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी पाई जाती है, और इसी कारण इसे यूनेस्को द्वारा अपनी विश्व विरासत स्थल की सूची में भी शामिल किया गया है। किसमें? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कौन निकालता है सूची को? यूनेस्को। इधर देख लेते हैं। ये हमारा पड़ता है एरिया कहाँ का? प्रशांत महासागर पड़ता है। ये आप बताइए कौन सा कॉन्टिनेंट पड़ता है? ये पड़ता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक छोटा सा देश है इक्वेडोर। ठीक है। उसी इक्वेडोर से पश्चिम की तरफ है ये गालापागोस आर्कीपेलागो या गालापागोस द्वीप समूह। अपने ज्वालामुखी पर्वतों के लिए बहुत फेमस है, हमेशा चर्चा में उसी चीज के लिए रहता है। ठीक है। अगली खबर है हमारी पावना रिवर। आखिर पावना रिवर में ऐसी कौन सी घटना हुई है जो चर्चा में आ गई है?
तो पावन रिवर जो जैसे कि नाम से इसका दिखाई पड़ रहा है काफी पावन होगी, लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें अभी बहुत ज्यादा जहरीले फोम पाए गए हैं, जिसकी वजह से वहां आम जो आसपास के सिटीजन्स और पर्यावरणविद हैं उन्होंने कंसर्न रेज किया है। रिसेंटली अ कंसर्न रेज्ड बाय सिटीजन्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट फॉर अ थिक लेयर ऑफ टॉक्सिक फोम ऑन द पावना रिवर। ठीक है, पावना रिवर के बारे में देख लेते हैं। एंड ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न महाराष्ट्र। पुणे डिस्ट्रिक्ट की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में क्या फर्क है आप बताएंगे हमें? ये रहा हमारा इंडियन प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, साउथ इंडिया का मैप। ठीक है, तो जो नदियां इस साइड में बहती हैं और अरब सागर में अपना पानी गिराती हैं उन्हें बोलते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां या फिर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। और जो नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं उन्हें बोलते हैं ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर। तो ये किस तरह बहने वाली नदी है? ईस्ट की तरफ बहने वाली नदी है। बाकी आगे देखते हैं इसका। ये ईस्ट की तरफ बहने वाली नदी है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर। ठीक है, यह पश्चिमी महाराष्ट्र में पुणे जिले में एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी है बंगाल की खाड़ी की तरफ। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में ही, लोनावाला से 6 किलोमीटर दक्षिण में है। और ये भुईमा और मूला नदियां जो हैं, जो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, उनके वो दोनों नदियां कहाँ मिलती हैं? पुणे डिस्ट्रिक्ट में। उनकी एक सहायक नदी है, कौन सी नदी? पावना रिवर। ये पावना रिवर, आप देख सकते हैं इसमें कैसा नदी के ऊपर पूरा टॉक्सिक फोम जमा हो गया है, इसी की वजह से कंसर्न रेज किया गया है। अगली खबर है इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। ये एक रिपोर्ट है जिसको किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, FAO के द्वारा। ठीक है, तो क्या रीडिंग्स आई है इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा अपनी कृषि एवं खाद्य सुरक्षा पर आपदा प्रभाव एक रिपोर्ट निकाली गई है। उसकी रीडिंग्स आई है कि पिछले 5 दशकों में चरम आपदाओं का यानी कि जो हैवी डिजास्टर होते हैं उनकी आवृत्ति में काफी वृद्धि देखने को मिली है। अगर 1970 की बात करें तो पूरे वैश्विक स्तर पर ये आपदाएं कितनी आती थी एक साल में? 100। और अगर अभी की बात करें 21वीं सदी की, 23 ले लेते हैं, तो लगभग एक साल में पूरे विश्व में कितनी आपदाएं आती हैं? 400। कितना आंकड़ा बढ़ गया है? 4 गुना। ठीक है, और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा? जो लो इनकम कंट्रीज हैं उन पर इन आपदाओं का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अगर खाद्य एवं कृषि संगठन की यानी कि FAO की बात करें तो ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है जो कि वैश्विक भुखमरी को खत्म करने के लिए कार्यरत है। स्थापना इसकी कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1950 को, और इसी की याद में 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। ठीक है, मुख्यालय इसका कहां पर है? रोम के, इटली में। PM गरीब कल्याण अन्न योजना, जब कोविड का टाइम था 2020 में, उस टाइम इस योजना को रिलीज किया गया था। किस लिए? आपने देखा होगा जो पीडीएस सिस्टम है इंडिया का, जिसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि गांव में या फिर शहरों में भी लोगों को भोजन का, अनाज का वितरण किया जाता है, इसी योजना को डबल कर दिया गया था। कुछ ध्यान आया? पर पर्सन पर हेड 5 kg वीट और राइस। इसके अलावा अगर फैमिली में पूरी फैमिली की बात करी जाए तो कितना था? 35 kg पर पर्सन। ठीक है, ये स्कीम आपको देखने को मिली होगी। तो रिसेंटली क्या हुआ है? रिसेंटली इस योजना का एक्सटेंशन कर दिया गया है। कितने सालों के लिए? अगले आने वाले
5 सालों के लिए। ठीक है, वैसे ये योजना कब खत्म होने वाली थी? दिसंबर 2023 में, लेकिन अब ये योजना आगे आने वाले 5 सालों के लिए और एक्सटेंड कर दी गई है। कब इसकी घोषणा हुई थी? कोविड के टाइम पर, मार्च 2020 में। इम्प्लीमेंट किसने किया था इसको? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है भारत सरकार का, उसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। आगे देखते हैं। श्री सोमनाथ ट्रस्ट, आई होप आप सभी ने सोमनाथ टेम्पल गुजरात के बारे में जरूर सुना होगा, तो उसी के बारे में एक खबर है। क्या खबर है? रिसेंटली जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको इस सोमनाथ ट्रस्ट का दोबारा से चेयरमैन बनाया गया है। उनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है। किस पद के लिए? चेयरमैन ऑफ श्री सोमनाथ ट्रस्ट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर टर्म। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चेयरमैन का पद होता था, इससे पहले ये 1 साल के लिए होता था इसका चुनाव। कितने साल के लिए? इस साल जो सोमनाथ ट्रस्ट का संविधान है अपना, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और इस टर्म को कर दिया गया है कितने साल का? 5 ईयर्स। तो इससे पहले इसके चेयरमैन कौन थे? ऑब्वियसली पीएम नरेंद्र मोदी। और अब ये कितने सालों के लिए दोबारा चुने गए हैं? 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, अगर श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बात करें तो अ रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट विच ओन्स एंड मैनेजेस द आइकॉनिक सोमनाथ टेम्पल। तो सोमनाथ टेम्पल में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उन सभी को मैनेज कौन करता है? श्री सोमनाथ ट्रस्ट। कहाँ लोकेटेड है ये? तो गुजरात के प्रभास पाटन में, वेरावल के पास में ये मंदिर लोकेटेड है। और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ऐसा माना जाता है कि सबसे पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा है? श्री सोमनाथ मंदिर, जिस पर 17 बार महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, ये सब आप जानते हैं। इसे हिंदू मंदिर स्थापत्य कला की मारू गुर्जर शैली में बनाया गया है। मारू गुर्जर शैली काफी फेमस शैली है गुजरात और राजस्थान के एरिया की, उसी में इसको बनाया गया है। ये रहा आपका सोमनाथ टेम्पल। खत्म। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आई होप आप सभी को ये बहुत पसंद आया होगा। तो कल फिर मिलते हैं मॉर्निंग में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और इस वीडियो की जो PDF है मैं वो आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। एंड तब कल तक के लिए थैंक यू सो मच।